तो बांग्लादेश में इस वक्त हालात बहुत ही गंभीर हैं। एक राजनीतिक हत्या ने पूरे देश में जैसे आग लगा दी है, और ये सब हो रहा है ठीक एक बहुत ज़रूरी चुनाव से पहले, जिससे देश का पूरा लोकतांत्रिक भविष्य दांव पर लग गया है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? आज हम इसी संकट की हर एक परत को खोल कर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस राजनीतिक माहौल की जिसने इस पूरे तूफान की नींव रखी। फिर देखेंगे कि कैसे एक हत्या ने चिंगारी का काम किया, और जानेंगे कि इसका असर पूरे देश और दुनिया पर क्या पड़ रहा है। देखिए, आज जो भी हो रहा है उसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश की राजनीति में जो जबरदस्त बदलाव आए हैं, पहले उन्हें समझना जरूरी है। तो ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदला है। पहले स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जिससे शेख हसीना का 15 साल पुराना शासन खत्म हो जाता है, वो देश छोड़कर चली जाती हैं। फिर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को एक अंतरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, और फिर ये घोषणा होती है कि फरवरी 2026 में चुनाव होंगे। मतलब एक के बाद एक बड़े घटनाक्रम जिसने देश को एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब आते हैं उस एक घटना पर जिसने इस पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में जैसे आग ही लगा दी। हम बात कर रहे हैं एक जाने माने युवा नेता की टारगेटेड किलिंग की। तो ये शरीफ उस्मान हादी थे कौन? देखिए, वो सिर्फ 32 साल के थे, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा था। वो उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट के बड़े नेता थे जिसने शेख हसीना की सरकार को गिराया था, और वो पड़ोसी देश भारत के काफ़ी मुखर आलोचक भी माने जाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने आने वाले चुनाव में निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। तो जाहिर है वो सिर्फ एक आम शख्स नहीं थे, उनकी हत्या के बहुत गहरे मायने थे। और हमले की टाइमिंग देखिए, कितनी सोची समझी थी। जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान होता है, ठीक उसके अगले ही दिन उन पर हमला किया जाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद 18 दिसंबर को उनकी मौत हो जाती है। मतलब ये साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश थी। अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस का रिएक्शन भी तुरंत आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये सीधे सीधे चुनाव को पटरी से उतारने की कोशिश है। मतलब इसे देश के लोकतांत्रिक भविष्य पर हमला माना गया। तो जब एक बड़े नेता की हत्या की खबर फैलती है, तो सड़कों पर क्या होता है? बांग्लादेश में इसका जवाब था तुरंत भड़की हिंसा और चारों तरफ अराजकता। तो असल में जमीन पर ये गुस्सा, ये प्रतिक्रिया दिखी कैसी? देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। ढाका में शाहबाग जैसी मेन सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। अब नारे सिर्फ इंसाफ के नहीं लग रहे थे, बल्कि क्रांतिकारी सरकार बनाने की मांग हो रही थी। और ये गुस्सा भारतीय हाई कमीशन के पास जाकर भारत विरोधी प्रदर्शनों में भी बदल गया। हालात इतने बिगड़े कि कई जगहों पर आग लगा दी गई और सेना को उतारना पड़ा। लेकिन फिर इन प्रदर्शनों ने एक ऐसा मोड़ लिया जो अभूतपूर्व था और बहुत ही चौंकाने वाला भी। इस बार निशाना बनी वो संस्था जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी कि आजाद प्रेस। और ये कोई छोटी मोटी तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक सोची समझी तबाही थी। देश के 2 सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो, दोनों के ऑफिसों को जलाकर राख कर दिया गया। द डेली स्टार की तो 2 मंजिलें पूरी तरह जल गईं, उनका सारा पुराना रिकॉर्ड, सारा सामान लूट लिया गया। सोचिए, 28 कर्मचारी घंटों तक छत पर फंसे रहे। 35 साल में पहली बार उन्हें अपना अखबार छापना बंद करना पड़ा। प्रथम आलो का भी यही हाल हुआ। मतलब आवाज को पूरी तरह से खामोश करने की कोशिश। सवाल ये उठता है कि आखिर इन अखबारों पर हमला हुआ क्यों? देखिए, वजहें कई थीं और काफ़ी उलझी हुई। करीब 40% लोगों का मानना था कि ये अखबार अवामी लीग या भारत समर्थक हैं। वहीं कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक गुट इनकी आलोचना से नाराज थे। कुछ लोग अंतरिम सरकार की नीतियों पर इनकी रिपोर्टिंग से खुश नहीं थे। तो कुछ को लगता था कि ये आज़ादी की लड़ाई की कहानियों को चुनौती देते हैं। मतलब ये अखबार हर तरफ से निशाने पर आ गए थे। और जब राजनीतिक माहौल इतना बिगड़ जाए तो अक्सर हिंसा एक और भी भयानक सांप्रदायिक रंग ले लेती है। बांग्लादेश में भी ठीक यही हुआ। 19 दिसंबर 2025 इसी राजनीतिक उथल-पुथल की आड़ में मेमनसिंह जिले में एक बेहद खौफनाक घटना हुई। दीपू चंद्र दास, एक 27 साल के हिंदू युवक को एक भीड़ ने पकड़ लिया और पीट-पीट कर मार डाला। उनके पिता रविलाल दास ने जो बताया, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, वो मेरे बेटे को ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उसका जला हुआ शरीर वहीं बाहर पड़ा रहा। इस बढ़ती अराजकता के बीच सरकार ने भी एक्शन लिया। इस मामले में 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया,
ये एक कोशिश थी ये दिखाने की कि इस मुश्किल समय में भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश जारी है। अब जाहिर है बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा था उस पर पूरी दुनिया की नजर थी और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता की घंटियां बजने लगीं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले की तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के हिसाब से। वहीं यूएन के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने चेतावनी दी कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई से समाज में दरारें और गहरी होंगी और सबके अधिकारों का हनन होगा। पड़ोसी देश भारत की प्रतिक्रिया भी काफी सख्त थी। भारत ने खुलकर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में नाकामी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया और कहा कि वहां सुरक्षा का माहौल बिगड़ रहा है, जिससे उनके दूतावास को भी खतरा है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? चुनाव सिर पर हैं, देश में विभाजन गहराता जा रहा है। क्या बांग्लादेश का ये ऐतिहासिक लोकतांत्रिक बदलाव इस अराजकता के तूफान को झेल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है।